प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें कुछ मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस आएंगे, मुख्तलिफ नौइयत के सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू होगी। कुछ और दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, नईम अवान, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो यहाँ बयान करेंगे आज, और ख़ास तौर पे जो सवालात हैं, जो बारिश के बाद की सूरत हाल है, ये एक ऐसा मौजू है जब भी बारिश यहाँ पर होती है अमूमन इस वक्त, तो क्योंकि सूरत हाल ज़्यादा कुछ ख़राब नज़र आ रही है, इस हवाले से आज उनसे बात करनी ज़रूरी है। तो नईम अवान साहब को सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम अवान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं। तालीम के हवाले से जब भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है, वैसे हमारी कोशिश ये होती है कि तालीम एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में बात की जाए। जब भी मौजू तालीम होता है तो हम ज़रूर मदू करते हैं जनाब अख्तर आरई साहब। आप ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सिंध के सदर हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम साहब, सबसे पहले बिला ताख़ीर आपसे सवाल होगा, और वो ये कि बारिश की बाद की सूरत हाल हमेशा ऐसी ही होती है, जगह जगह पानी हमें खड़ा हुआ नज़र आता है, और फिर बहुत ज़्यादा इस दफ़ा तनकीद इसलिए भी हो रही है कि जो गुज़िश्ता सालों में जो कुछ होता रहा, यहाँ पर एक वो जो बल्दियाती एक सो कॉल्ड हुकूमत मौजूद थी, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, जिनको इस बात पर भी ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो उनके पास थे, थोड़े बहुत जितने भी, वो इस्तेमाल नहीं किए, जिसकी वजह से शहर की जो सूरत हाल अबतर हुई है। इस दफ़ा भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। गो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चर्चा इस चीज़ का किया जा रहा है कि हमने जो सूरत हाल को कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि बारिश भी पहले जैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें चलता जा रही हैं। हकीकत आवाम के सामने वो सब कुछ देख रहे हैं। फरमाइए कैसे इसका दिफा करेंगे? जी, बात यह है कि हमारे बड़े दुनिया में नहीं रहे, आए और दुनिया से चले गए, और 73 साल से एक बात तो हम सुनते आ रहे हैं कि नहायत ही नाजुक हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। ऐसे ही हालात इस कराची को भी तोहफे में मिले, और वो हालात जिन लोगों ने दिए जो इक़्तिदार में यहाँ मौजूद थे और जैसे वो हुकूमत यहाँ बनाते थे, अब ये 35 साल पुराने वो हालात जो कराची के अंदर, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो सेवरेज का निज़ाम है, जिस तरीके से अंग्रेज़ जो लाइनें डाल के गए थे, आज भी वो लाइनें मौजूद हैं। सेवरेज के वो निज़ाम आज तक जो है वो अपनी जगह, और जो कराची जिस तरीके से डेवलप किया गया, और उन जगहों पर जहाँ पर नाले हैं, नालों पर अब लोगों ने वहाँ अपना जो है वो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दी। जब प्रॉपर्टी बन गई तो आने वालों लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टी देख के ख़रीद लिया, पता लगा वो नाले नीचे। तो इसके ऊपर हुआ ये कि अब क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इख्तियारात के अंदर होती हैं। इख्तियारात यहाँ मेयर कराची के पास 32 महकमों के इख्तियारात थे, और वह इख्तियारात की अगर मैं थोड़ी सी उसकी रोशनी डालूँ कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स की जिम्मेदारी मेयर कराची की थी। छोटे नाले, क्योंकि कराची में तकरीबन बड़े 13 नाले और 200 छोटे नाले हैं, जिसमें से 200 में से 170 नाले जो है वो हैं जो बारिश के बहाव से जो है वो चलते हैं, और बाकी वो जो सेवरेज के निज़ाम से चलते हैं। बड़े नाले जो है वो 13 बड़े नाले हैं, जिसके अंदर जो बड़े मेजर नाले हैं, मेजर नालों को जिस तरीके से चौक कर दिया जाता था, या माजी के अंदर जिस तरीके से बारिश होती थी, तो यहाँ वो हुकूमत जब इक़्तिदार में नहीं होती थी कराची की एक जमात, तो बारिश में ख़ास तौर पे वो क्या करते थे, गटर के अंदर वो बोरियां डाल देते थे, सीमेंट की बोरियां, पत्थर डाल देते थे, और कोशिश करते कि नुकसान हो और लोग आके उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। तो क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ कराची के अंदर चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, अब क्योंकि यहाँ मेयर कराची नहीं है, और इस मेयर कराची के पास भी तमाम पार्क थे, तमाम जो ख़ासतौर 3 बड़े अस्पताल थे, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो उसके पास थी, कचरा उठाने की जो जिम्मेदारी थी वो उसके पास थी। इसी के अंदर जो होर्डिंग बोर्ड हो गए या फिर कार पार्किंग हो गए, ये दीगर जो है वो जो चीज़ें मेयर कराची के पास थी। क्योंकि हमारे पास अभी 3 माह हुए तकरीबन, हमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लाए हुए कराची में। अब एडमिनिस्ट्रेटर आती ही बात ही कि जादू की छड़ी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का प्राउड है कि आज पूरा कराची जो है वो इस बात को जो है वो सराह रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है। हमें मैक्सिमम कोशिश हमने की है कि जो जिस हद तक काम कर सकें वो हमने काम करके दिखाया है। लेकिन बारिशें, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो ऐसे ममालिक, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूरोप की बात करूं, बरतानिया की बात करूं, सऊदी अरब की बात करूं, जहां ऑलरेडी चीज़ें मैनेज हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ भी चीज़ें जो है वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। अभी आपने बरतानिया में देखा कि बारिशें हुई, वहाँ उनके जो स्टेशन थे वो तबाह बर्बाद हो गए, घरों में लोगों के पानी दाखिल हो गया। तो ये जो नगानी आफात होती हैं, ये जो आलमी वबाएँ होती हैं, इसका मुकाबला तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि बात ये है कि हम कोशिश करें कि एक अच्छी टीम जो है वो उतारें।
अभी इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हमारे 7 अजला इस वक्त हमारे जो मौजूद हैं, 7 अजला के अंदर हमने जो मामून खुसूसी इस वक्त हमने जो जिनको नॉमिनेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात अंत तक मेहनत कर रहे हैं। उनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है, उनके नीचे जो बल्दियात का जो निज़ाम है, उनके नीचे डीएमसी केएमसी आपको एक्टिव नज़र आ रही होगी, मुतहर नज़र आ रही होगी, और आप खुद भी माशाल्लाह से देख रहे होंगे चीज़ों को। तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और इस बात पर मैं यकीन दहानी कराऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के जो लोग हैं खौफज़दा हैं, तूफ़ान आ रहा है, बरसात तेज़ होगी, बिजली आगे पीछे हो जाएगा, लोगों को नुकसान होगा, अमला को नुकसान होगा। हमने मैक्सिमम कोशिश की है। बाकी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस तरीके से जो महकमा मौसमियात हमें अपडेट दे रहा है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर उस तरफ कोई बात जाता है तो उसके लिए भी हमने हंगामी हालात को नजर रखते हुए तमाम जो हमारे इदारे हैं वो एक्टिव हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को हम जल्द जो है वो अल्लाह ना करे अगर कुछ होता है तो हम हैंडल करने का जो है वो महारत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। ये बात ज़रूरी है यहाँ पर इसकी वजाहत ठीक है। नई मामा ने इस चीज़ का तस्करा किया कि ये एक नागहानी आफत है और खुदा ना करे जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह पेशगोइयाँ की जा रही हैं, वैसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ज़्यादा इन तमाम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, तो तसल्ली रखिए। लेकिन इस वक्त जो है वो एहतियात ज़रूरी है। और जितनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उतनी ही तकरीबन ज़िम्मेदारी आपकी भी है कि इस वक्त ख़ास तौर पे ये जो मौसम है इसमें गैर ज़रूरी तौर पे जो बाहर निकलने से गुरेज़ किया जाए ताकि किसी भी परेशानी से जो है वो बचा जा सके। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इदारे किस हद तक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे आवाम के सामने, वो यकीनन सवाल कर रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी शाहराहें हैं जिनके हवाला दिया जाता है कि यहाँ से पानी को जो है वो इसकी निकासी को यकीनी बनाया गया है, लेकिन जो दीगर उसके साथ जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर जो है सूरत हाल अभी भी कंट्रोल में नहीं है। ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि अब तक जो है वो क्या हुआ है और क्या किया जा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। दीगर कुछ और मामलात पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। यहाँ पर जो है अख्तर आराई साहब तशरीफ़ फरमाएं। अख्तर भाई, एक सवाल वो भेजा गया है अब ये कि बच्चों के जो वैक्सीनेशन का चक्कर है इसके ऊपर जो वो मामला थोड़े से जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं। पहले ही बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल की तरफ जा रहे थे। आपको पता है कि बड़ों का भी यहाँ मिजाज ऐसा है कि जब उनको टीका लगता है तो वो थोड़ा सा जो है वो परेशान हो जाते हैं। बच्चों को लगवाने की जब से बात हुई है तब से एक मसला हमारे लिए बन गया है। बहुत सारे लोग शायद इसके ऊपर अब तैयार नहीं है। फरमाइए कि मसले का हल कैसे निकाला जाए, कैसे सूरत हाल को काबू किया जाए। और खुदा का ये शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बतदरीज जो है वो कोरोना की सूरत हाल में जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई है। ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल बेहतरी आ रही है। देखिए तालीमी इदारे खुल गए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने स्टेप अच्छा लिया, लेट लिया, मगर ये है कि अभी बीच में जैसा कि आपने देखा कि पंजाब के अंदर थोड़ा सा स्कूल चंद रोज़ के लिए बंद किए गए थे, मगर सिंध गवर्नमेंट ने उसको बंद नहीं किया। ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात यह है कि वैक्सीनेशन की कोविड की, तो जो 15 एंड ऑनवर्ड है वो एक वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड है जी। और वो चाहे यूके हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, दूसरे ममालिक हो, वहाँ पर ये एक पॉलिसी है, लगनी तो है। मगर शुरू में जब ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और एकदम जो है पेरेंट्स पैनिक क्रिएट हो गया, पेरेंट्स ने कहा तो हम तो बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। हमने क्या किया कि उनको परमिशन के लिए एक फॉर्म भेजा था कि इसको फिल करके दीजिए ताकि जब टीम्स आएंगी हेल्थ डिपार्टमेंट की तो हम उनको वैक्सीनेशन करवा सकें। जाहिर है कि विदाउट परमिशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनर का एक लॉ है। तो जाहिर है एडल्ट होते हैं तो एडल्ट तो चलो ठीक है, हॉस्पिटल में भी एंटरटेन किया जा सकता है अकेला, मगर ये है कि हम सरपरस्त नहीं होते। विदाउट सरपरस्त जो है वो कोई भी हॉस्पिटल भी जो है वो किसी भी 17 साल के, 16 साल के, 15 साल के बच्चे को ना एडमिट करता है ना ट्रीटमेंट देता है। उसके साथ अटेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये लॉ है। और जहाँ तक फंडामेंटल राइट है तो एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, हेल्थ फंडामेंटल राइट नहीं है। यूके के अंदर हेल्थ फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ तक बात यह है कि तालीमी इदारों का कोऑपरेशन, हम तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह, मगर हम ये नहीं कर सकते कि विदाउट परमिशन, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स हम लोग जो है डायरेक्टली इजाज़त दे दें कि जी उसको वैक्सीनेट किया जाए। अब इसमें ख़दशा ये है कि जैसा कि शुरू में 17 की बात हुई, हमारे डायरेक्टरेट ने इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाई कि पहले मरहले में हम 17 को कर रहे हैं, मगर बाद में नोटिफाई किया गया कि नहीं अब यह है कि 15 तक ही होगा। मगर वो सिलसिला अभी जारी तो नहीं हुआ, मगर हमसे रिकॉर्ड और लिस्टें मांगी जा रही हैं। अब बच्चे हमारे पास एब्सेंट होने लग गए हैं। 3 डेज़ आना होता है वीक में, वो 3 डेज़ भी कभी एक दिन आते हैं और 2 दिन नहीं आते। तो इसलिए डर के मारे कि पता करते हैं कि कोई टीम तो नहीं आ गई। अब ये सूरत हाल है, अभी तक हमें किसी ने परमिशन नहीं दी है मेजॉरिटी के हिसाब से। बहुत ही 1-2-3% ने परमिशन ज़रूर दी है हमें, मगर ये कि इससे ज़्यादा अभी तक फॉर्म्स वापस आए नहीं। तो लिहाजा ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, गवर्नमेंट हमें सजेस्ट करे। जहाँ तक ये है कि हाँ, गवर्नमेंट ने कहा कि मोटिवेट करें, हमने मोटिवेशनल
वर्कशॉप्स की, पेरेंट्स को बुलाया, उनको भी एक बात की बात यानी कि ऑनलाइन भी हमने उनको ये चीज़ कही, कन्विंस किया कि देखें ये एक कैंपेन है इंटरनेशनली और इसको आप करवाना चाहिए अपने उसको। उनका ये था कि जी टेस्टेड नहीं है, वेट एंड सी वाली स्टोरी है कि हम वेट करेंगे, कुछ को लगेगा, जैसा कि अब लगना शुरू हो गया है, अंडर 18 को वैक्सीनेशन सेंटर में भी लग रहा है, तो हम लोग वेट एंड सी करेंगे, देखेंगे इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ मामला हैं, हमने कुछ एडमिशन्स की पॉलिसीज़ वैसी बना दी कि जी पॉलिसी बना दी कि अगर कोविड वैक्सीनेशन पेरेंट्स को लगी हुई है तो उनको हम एडमिशन फ्री कर रहे हैं। तो इस टाइप के हमने इंसेंटिव्स दिए, बाज़ ने 10%, बाज़ ने 20% फीस में भी डिस्काउंट ऑफर किया। हमने खुद हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी ऐसे ही किया ताकि मोटिवेशन आए, किसी न किसी तरीके से अट्रैक्शन पैदा हो। बहरहाल वैक्सीनेशन तो करनी है क्योंकि इस वक्त आवाम सुन रही है, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जहाँ तक ये है कि हम कौन होते हैं, स्कूल कौन होता है, हम अथॉराइज नहीं है। पेरेंट्स की मौजूदगी में होगी, इंशाल्लाह होगी, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको बुला भी रहे हैं कि जब हमें डेट दी जाएगी। और असूली तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो हमें एक शेड्यूल दे, प्राइवेट सेक्टर में एरिया वाइज या जैसे भी वो समझते हैं कि हमें 3 डेज बिफोर बता दिया जाए। उससे क्या होगा कि हम कोशिश करके उनको पेरेंट्स को उसी दिन का बता देंगे कि आप जैसे कि पोलियो ड्रॉप की टीम से स्कूल में आती हैं, वो हमसे एक डेट और टाइम लेकर जाती हैं, फिर उसके दिन आते हैं तो उस दिन हम उनके साथ पहले से प्लान होता है, प्रिपेयर होते हैं, हम उनको ड्रॉप दे देते हैं, दिलवा देते हैं। इसी तरह से वैक्सीनेशन में होना चाहिए ताकि हम पेरेंट्स को बुला लें। ठीक है। और ये वर्किंग डेज के अंदर ही पॉसिबल है, उसके बाद फिर मसला हो जाएगा, टाइमिंग में पॉसिबल है क्योंकि करनी तो है, अदरवाइज बोर्ड का फॉर्म नहीं जाएगा, जिनका 9 और 10 का है, ये भी इश्यूज हो सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे आइडियाज़ के मुताबिक उनको हमें डेट देनी चाहिए, फिर हम लोग पेरेंट्स को कह देंगे और वो खुद आके मौजूदगी में, उनकी मौजूदगी में पेरेंट्स के जो है वो कंसर्न्स इस वजह से भी हैं क्योंकि बच्चे हैं, कुछ मेडिसिन के ऊपर हैं, वो कुछ ऐसी डिजीज़ के अंदर हैं जो मुस्तकिल वो मेडिसिन उनको यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी WHO की जानिब से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। एक बड़ा मसला इसके ऊपर बना हुआ है। अगर आप ये कंडीशन लगा देंगे, असर्टेन करना है कि आपने इसको जब तक नहीं लगेगा तब तक फॉर्म नहीं सबमिट होगा, तो ये बच्चों का साल का मसला है, तो ये तो बड़ा मामला फिर इससे ख़राब हो जाएगा। इसको स्कूल फिर कैसे वो करेगा, कैटर करेगा इस इशू को, ये तो ज़रा बताएं। देखिए स्कूल एक प्लेस है, लर्निंग प्लेस है, जिसको जो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं। वैसे भी हम गवर्नमेंट का आर्टिकल 25A के मुताबिक दायां हाथ हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, मगर कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि आप किसी भी तरह की वैक्सीनेशन और कोविड टाइप की चीज़ आएगी और स्कूल इज़ बाउंड के जी वो करेगा। आप कवानीन में अब आम मौजूद है, मुख्तलिफ कवानीन का रेफरेंस दे सकते हैं हम, जैसे कि मैंने कहा कि जो अंडर 18 होते हैं उनका एक लॉ है, मुख्तलिफ लॉज हैं, वहाँ पर चीज़ें हैं ऐसी कि ये इनलीगल हो जाएगा, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बेशक करे, घरों में जाए ज़बरदस्ती करे, जैसे कि पोलियो ड्रॉप किया है, करना चाहे तो, मगर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट भी मोटिवेट करना चाहती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है, ताकि करना तो है हमने, मगर ये है कि अगर हम चाहेंगे कि स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो सॉरी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ फ्रॉम फेडरेशन साइड कि सॉरी हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के मासूम बच्चे को, यानी कि वो अंडर 18 को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सरपरस्त हम नहीं हैं, अगर सरपरस्त हम होते तो हम ज़रूर ऐसे करते। हमें चंद आवर्स के लिए बच्चा हमारे पास आता है, जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन आते के मास्क बच्चे पहनते हैं, सांस घुट रहा है, उनके हमने देखी क्योंकि हमारे पास उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने की डिवाइस हमने स्कूल में रखी हुई है। बच्चा जब फील करता है कि जनाब ये है इशू, तो हम चेक कर रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन लेवल मास्क लगाने से कम हुआ है, उसको ओपन एयर में हम बिठाते हैं। बहुत से हमें इकदाम करने पड़ते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया तो किसकी बदनामी होगी, ज़ाहिर को लोग कहेंगे देखें स्कूल के अंदर हुआ, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए लिहाजा गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे और दूसरी साइड पेरेंट भी कोऑपरेट करे। हम तो सैंडविच बन जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि हम सैंडविच बने, हम फैसिलिटेटर तो बोथ साइड बनना चाहते हैं और जरूर बनेंगे, मगर यह है कि इस तरह से नहीं होगा कि आप हम पे ही लाठी चलाना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल हम जो है इसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं मामान साहब, अब ज़रा ये बताइएगा कि एक वफाक के साथ एक ये जो टसल है ये चली आ रही है, अब यहाँ पे धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका इफ्तिताह हो रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो सिंध हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, ये अपना काम क्या कर रही है, बसेस वफाक लेकर आ रही है, वो सर्कुलर रेलवे वफाक ने चला दी है, फायर ब्रिगेड हो वो
सोशल मीडिया पे उसकी रोज़ाना तशहीर हो रही है, सारे मामला वफाक देख रही है। वो 3 नालों का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो बारिश का पानी नहीं रुक रहा वो हमारी मनून मिन्नत है कि जो हमने जो वो पानी को गुजरगा उसको सही कर दिया, खर्चा उसके ऊपर हमने किया, अरबों रुपये लगा कर हमने नाले क्लियर किए। सिंध हुकूमत से तो ये भी नहीं हो रहा, तो फरमाइए फिर क्या किया जाए। अब अगर वफाक की सारी जिम्मेदारी है और वफाक ने ही करना है तो सूबाई हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है, क्या फ़ायदा है फिर यहाँ पर मुंतखब करने का, बताइए। असल में यासर बात यह है कि जिम्मेदारी तो इनकी है वफाक की, क्योंकि कराची के अंदर इनकी अक्सियत है। कराची में इनके MNAs हैं, इनके MPs हैं, सदर पाकिस्तान है, गवर्नर है, वज़ीर आज़म भी नहीं हो सकते। बिल्कुल बात यह है कि यहीं से इनके सेनेटर भी हैं। और बात यह है कि अगर ये वसाइल अगर कोई लगा रहे हैं तो ना तो ये अपनी जेब से लगा रहे हैं जी, ना तो वो जो अपना घर से लेके कहीं रकम जो है वो कहीं जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। फारवर्ड की गाड़ियाँ वो एक चैरिटी के अंदर दी गई और चैरिटी के अंदर चाइना ने वो चैरिटी देनी थी, क्योंकि इन्होंने हाथ रखा था कि भाई हमारे साथ ये इश्यूज हैं, और वो आ गई हैं हमारे पास। बाकी दूसरा मंसूबा जो ग्रीन लैंड का मंसूबा है, ग्रीन लैंड का मंसूबा जो है वो मुश्तरका साबका हुकूमत के साथ हमारा तयशुदा एक फार्मूला था। उस फार्मूले के तहत हमने सरजानी से लेकर तकरीबन गुरु मंदिर तक जो है वो हम इसको बल्कि पटेल पाड़ा तक हम इसको लेकर आ गए थे। और ये इफ्तिताह इसका हमने 2019 में कर देना था, लेकिन हुआ ये कि 2018 के बाद एक हुकूमत आई और हुकूमत आती उस 3 सालों के अंदर गुरु मंदिर से पटेल पाड़े तक खड्डे मारने के उनको लग गए 3 साल पूरे। इन 3 सालों के अंदर ये सिर्फ गुरु मंदिर से पटेल पाड़े आपकी नुमाइश चुरंगी तक पहुंचे। अब रहेगा बसों का, तो बसों के ऊपर तो ये हुआ, मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से ये इनके जो लोग काम कर रहे थे, तो हमने इनके सामने एक तजवीज़ रखी थी कि अगर आप चाहें तो आपका और हमारा तयशुदा वो एग्रीमेंट ये कि 50% जो जिस पे लागत है वो आप बर्दाश्त करेंगे, 50% लागत हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसके अंदर अगर आपके पास फंडिंग का इशू है तो वो लागत भी हम इस बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बसेस का एक टाइम था, उस टाइम के अंदर बसेस को हमने मंगाना था, उस टाइम फ्रेम के अंदर बसेस को आना था। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि जैसे यहाँ हमें जो है वो हमेशा सरप्राइज देते हैं वज़ीर आज़म साहब जो है वो यहाँ सरप्राइज दौरे करके, तो सरप्राइज बसेस भी इन्होंने मंगा ली। लेकिन ये जो बसें इन्होंने मंगाई हैं ये एज पर जो हमारी चीजें कमिटमेंट थी उसके मुताबिक नहीं है। इसमें हमें रिक्वायर्ड है 160 बसेस जो इनके पास से बसेस उतरी हैं, मेरा ख्याल है 20 हैं या 22 बसेस आई हैं, 40 बसें बिल्कुल 40 बसेस आई हैं। अब इसके बाद भी 40 अगर आप निकालें 160 में से तो 110 बसेस की भी जरूरत है। 110 बसेस, अब बात ये है कि अगर आप 40 ले आए तो 110 बसेस भी आप लेकर आ जाएंगे। ये वो एग्रीमेंट जो हमारा उनका पुरानी हुकूमतों का जो है वो उस फॉर्मूले के तहत हो रहा है। ग्रीन लैंड का मंसूबा ये हुकूमत का नहीं है, सबका हुकूमतों का था। फिर KCR का एक मंसूबा जिसकी अभी आपने बात की। नहीं, मैं सिर्फ आऊँगा, सॉरी आपको यहाँ पर जो इंटरप्ट करूँगा, जवाब आपसे लूँगा, यही मौजू आगे लेकर चलते हैं ना, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से ज़रा इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी नौइयत के मामलात पे, और इस वक्त जो सूरत हाल जिसका सामना हम सबको है, बिलखुसूस शहर कराची में, क्योंकि इस वक्त जो बारिश के बाद जो कुछ हुआ है जो भी इसको आप नाम दीजिए आपके सामने है। हुकूमत यहाँ मौजूद है, दावे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है, पैगामात लगाए जा रहे हैं, जहाँ से भी गुजर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहाँ के बारे में अपडेट कर रहे हैं। बहरहाल मौजूद गुफ्तगू यही है अब कि मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। नहीं मामान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। सर्कुलर रेलवे के हवाले से बताइए जी, बड़ा तारीख़ी काम हुआ है, एक बड़ा देरीना मुतालबा ट्रांसपोर्ट के हवाले से था, और सिंध हुकूमत से तो लोग सवाल कर करके थक गए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर जो है आगाज़ हुआ, लेकिन वो कब मुकम्मल होंगे किसी को नहीं पता। ये ज़रा फरमाइए। देखिए, बात ये कि कराची एक तो 4-5 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है, कुछ कैंटोनमेंट के पास है, कुछ रेलवे के पास है, कुछ सिविल एविएशन के पास है, कुछ सिंध हुकूमत के पास है, कुछ शिपिंग के पास है। क्योंकि ये रेलवे का एक मंसूबा है और रेलवे वफाक के अंडर आता है। KCR मंसूबे के ऊपर आज नहीं हमने कई दफ़ा इन चीज़ों को हाईलाइट किया कि KCR के जो मंसूबा जो साबका कभी दौर में चला करता, तो इसके जो ट्रैक है, इस ट्रैक की जो मरम्मत है, इसको हम मिल के इसको भी हम चलाते हैं। जैसे हम ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है उसके अंदर मुश्तरका तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिल के एक प्लान तैयार किया। KCR का जो मंसूबा है वो तकरीबन 35 किलोमीटर के ऊपर तकरीबन ये मंसूबा जो है वो है। इस मंसूबे के ऊपर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, इसको ऑन किया जाए, इसको रन किया जाए। जैसे यहाँ मरदमशुमारी हर 10 साल बाद आइन और कानून हमें एक कहता है कि 10 साल बाद होनी चाहिए, 18 साल बाद हुई,
जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर। तो केसीआर का मंसूबा भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर, वो भी जो सिंध हुकूमत थी, हमने वहाँ अपनी पिटीशन दाखिल की कि खुदाया वफाक की हुकूमत की यहाँ कराची के अंदर यहाँ इनका मैंडेट है, तो आप इनको थोड़ा सा अगर ये कहें कि केसीआर मंसूबे को रनअप करें तो बेहतर है कि हम मुश्तरका तौर पे मंसूबा चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ 3 सालों के अंदर सूरत हाल ये है कि मैं आपको बताऊँ 3 दफ़ा इसका इफ्तिताह कर चुका है। कभी वज़ीर जो है वो रेलवे का आके इसको इफ्तिताह करता है, कभी वज़ीर दाखिला आके इफ्तिताह करता है, कभी वज़ीर आज़म साहब आते हैं इफ्तिताह करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा मंसूबा नहीं है, मैं कहूँ कि खरबों अरबों रुपये इसके ऊपर लगने, इसके ऊपर थोड़ी सी लागत थी और थोड़ी सी लागत के ऊपर ये चल जाना था, क्योंकि इसके ऊपर मेजर काम सिंध हुकूमत का था। सिंध हुकूमत का काम वो भी हमारे गले डाला गया काम। अब वो काम क्या था, हमने निशानगी इनको करते रहे कि रेलवे का जो ट्रैक है वहाँ जो है वो इंक्रोचमेंट हो रही है, लोग मकानात बना रहे हैं, वहाँ पतारे लगना शुरू हो गए हैं। तो खुदा के लिए कल इसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें करने की जरूरत पड़ जाएगी। और वही हुआ क्योंकि हकामात जब जारी हुए तो उसकी जो इंक्रोचमेंट थी, इंक्रोचमेंट के ऊपर जिनके मकानात थे, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि किसी ने अगर कोई मकान खरीदा तो उसको नहीं पता कि नीचे रेलवे या उसके नीचे नाला है, उसने तो मकान खरीद लिया, अपनी तमाम जो उसकी जमा पूंजी थी, अपने घर के जो बच्चों के जो वसाइल थे काट कूट के। अब जब ऑपरेशन शुरू हुए तो पता लगा कि मकानात भी उसके ऊपर बने हुए हैं, तो लोगों के वहाँ पतारे भी हैं, दुकानें भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि आखिर में उनको भी कंपलसेट करना था, और कंपलसेट के ऊपर वफाकी हुकूमत ने वहाँ भी आंखें बंद की। उसके ऊपर सैकड़ों मकानात जो है उसका सब इससे बने, उसके ऊपर भी सीएम साहब ने कमेटी तश्कील दी, और जो उनके नुकसान थे उसका भी अदाला हमने ही सिंध हुकूमत ने उठाना है, और वो जिम्मेदारी हमने लेके तश्कीलें उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी। केसीआर का मंसूबा एक अच्छा मंसूबा है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है, बेहतर मंसूबा है और होने भी चाहिए ऐसे मंसूबे। और इंशाल्लाह ताला ये जो है वो जल्द जो है वो चलेगा, लेकिन उस सूरत में चलेगा कि यहाँ रोज़ आके इफ्तिताह ना हो। यहाँ रोज़ आके जो इफ्तिताह कर करके जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि बात ये कि हम बहुत बड़ा कोई एक बड़ा कारनामा कर दिया है। कराची के अंदर इंटर बस सर्विस है, जो सिंध हुकूमत की जो प्लानिंग जो है वो आगे के लिए, ऑरेंज लाइन है, पिंक लाइन है, ब्लू लाइन है, ये भी करीब जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला वो ट्रैक्स पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कराची के अंदर पहला जो कराची का मिशन था, कराची के अंदर करीब नहीं मामान, ये तो बताइए कि कोई इसके ऊपर कोई हतमी तारीख दी जा सकती है? क्योंकि इससे पहले मुतादिद ऐसे मरतबा हुआ कि वो आपके वज़ीर ट्रांसपोर्ट आते रहे, कभी शाह साहब इसके ऊपर आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, सवाल करते रहे उनसे। ये सारी बातें तो उन्होंने हमें सुनाई हैं कि हमारे पास एलिवेटेड पुल होंगे, इधर से जाएंगे शहर के कोने से दूसरे, लेकिन वो चीज़ मटीरियलाइज़ कभी नहीं हुई है। मतलब 14 साल एक आपको हुकूमत को चलाते हुए हो गए, उसके बाद भी आज अब वफाक की तरफ देख रहा हूँ, और वफाक ने जब लाकर बसेस यहाँ पर रख दी, उसके बाद यहाँ पर एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि जी वफाक की क्या जिम्मेदारी है, नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट क्यों ले रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये तो बताइएगा। क्यों कभी मैं वो सरदार शाह साहब का, मैं अवैस शाह का मैं वो देख रहा था स्टेटमेंट, वो भी पिछले दिनों वो बात कर रहे थे, वो फिर वही कहानी जो हर दफ़ा एक उनके पास होती है, शायद उन्होंने याद की भी है, वो वही बार बार आके मीडिया पर सुना रहे होते हैं, जी यहाँ से अभी शुरू हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। वो जब से आके बैठे प्रोजेक्ट तो कोई भी नहीं है। फरमाइए। देखिए, कराची का ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो तो एक मेजर इशू है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक दौर ऐसा भी था इस कराची के अंदर, वो भी हमने एक थोड़ा सा यहाँ सख्ती की, और सख्ती क्या की, हम कोर्ट तक का दरवाज़ा हमने बजाया। खुदा के लिए ये गाड़ियाँ जो बैंक लीज पे निकाल के लोगों को 12,000 तनख्वाह पे दे रही है, मुशर्रफ की दौर की मैं बात नहीं तो करें क्या, फिर सड़क के ऊपर बस भी तो नहीं है चलाने के लिए। बता रहा हूँ, अगर बात की जरूरत के तहत एक फैमिली को अगर एक गाड़ी की जरूरत है तो 3 गाड़ियाँ आएंगी, तो एक शारा के ऊपर अगर 200 कैपेसिटी गाड़ियों की, वहाँ अगर आप 600 गाड़ियाँ आ जाएंगी तो मुझे बताएं हम क्या करेंगे। इम्पोर्ट हमने गाड़ियों के ऊपर सख्ती के साथ इस पर हमने कहा कि खुदा के लिए ये जो आए दिन 500 गाड़ियाँ बैंक निकाल के दे रहा है, इसका नुकसान ये है कि हमारी कैपेसिटी से हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी रहा ट्रांसपोर्ट का इशू, तो ट्रांसपोर्ट का इशू तो मेजर इशू कराची का आज से नहीं है, कराची का इशू बहुत अरसे दराज से। अगर मैं बात करूँ 8-9 साल तो परवेज मुशर्रफ भी इक़्तिदार में रहा, यहाँ तो उनके पास वो जमात भी मौजूद थी जो कराची का अपने मैंडेट कहती थी, हमारे पास तमाम मैंडेट मौजूद है, तो ये इशू वो भी सॉर्ट आउट नहीं कर सके, वो भी हल नहीं कर सके। साबका जो वज़ीर आला तो वो भी हल नहीं कर सके। हुआ ये कि मैं आपको बताऊँ, कराची जो मेन कराची का जो फोकस था वो अमन व अमान था, क्योंकि अमलाक को जिससे नुकसान पहुँचाया जाता था। कराची के अंदर एक माफिया है जिसको ट्रांसपोर्ट माफिया, मैं हुकूमत वफ़ का इस वक्त अगर मैं यहाँ स्टांस रख रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये वो माफियाज हैं जो ब्लैकमेल हर किसी को करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, वज़ीर आज़म कहते थे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, किनको नहीं छोड़ूंगा, माफियाज को, शुगर माफियाज को, आज उनको बिठाने पर मजबूर हो गया। मैं बिजली माफियाज को छोड़ूंगा नहीं, अदवाद माफिया को नहीं छोड़ूंगा। तो माफियाज आज भी उनकी जड़ों के अंदर बैठे हैं। इन माफियाज को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को बात ये है कि बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है,
और हैंडल करते करते अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि कराची से इनको आउट करके, कराची के अंदर पहले ये होता था कि रोड क्रॉस करते थे लोग और क्रॉस करते ही सूरत हाल जैसे कि आपने कहा, शाह साहब ने कहा एलिवेटर लगेगी और फला लगेगी, तो बड़े एक्सीडेंट होते थे। अब कराची के हर शहर पर अगर आप जाएं तो छोटा एक ब्रिज बना हुआ है, प्रिस्टल जिसको ब्रिज कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कंप्लीट, वो कराची को हमने जो है वो तो कम्प्लीटली उसको तैयार कर दिया। फिर कराची की जो शारा है, अगर 200 फुट अगर वो शारा के ऊपर अगर वो एक नक्शे के अंदर मौजूद है तो वहाँ इतना उसको छोटा कर दिया गया कि वो 80 फीट पर आ गई। अब वो शारा खुलना शुरू हो गई। ठीक है, चीजें अच्छा बेहतरी की जरूरत है और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने अब जरा अख्तर आराई की तरफ जाऊंगा। अख्तर भाई तबसरा कर दीजिए, आपके पास है, आप भी इसके ऊपर कहिए। अब तालीम से हटकर बात हो गई ना, जरा अमान साहब ने खुल के जरा तबसरा की बातें की है। कुछ बातों से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, चंद एक से नहीं भी करता, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ और तजियाकारी भी करता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम क्यों करते हैं। ठीक है, काम करें अपना। आप वो कहती है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जनाब वो सिंध ये नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी ये नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी कहती है जी वो नहीं कर रही है। तो ये इस तरह से अपना अपना आप काम कीजिए, यकीनन जो है प्रोग्रेस भी होगी और आपका काम देखते हुए जो है अगले 2 साल या जो भी टाइम बचा है उसके अंदर आपका वोटर देख रहा है। ठीक है, जो काम करता है इतने बेवकूफ़ नहीं है, बातों से पेट तो भरने वाला नहीं है। इफ्तिदा उन्होंने भी बहुत किए, बुलंद बाला जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने भी दावे किए थे और माजी में एक हुकूमत नहीं आई पहली बार इनकी हुकूमतें पहले भी आ चुकी हैं। ठीक है, अब बात परवेज़ मुशर्रफ की भी हुई। डिक्टेटर तो जो है वो बहुत से आए यहाँ पर, और एक डिक्टेटर आया जिसने आके यहाँ पर पूरा सर्कुलर निज़ाम बना के दिया। ठीक है, और वो सर्कुलर निज़ाम भी जो है आगे जाके बंद हो गया। पहले फेडरल टेरिटरी थी, ज़ाहिर है उस वक्त काम हुए, आप देखें कि इतने सारे डैम बन गए। ठीक है, अगर वही डिक्टेटर डैम बना के गया सदर अयूब, ठीक है, और बहुत तरक्की करके गया, इसी आइडिया जो कराची का आइडिया था सर्कुलर रेलवे का, इसी आइडिया को नवाज ने भी, मोहतरम नवाज साहब ने भी जो है सर्कुलर वो जो रिंग रोड होता है, जी आइडिया वही था, इस टाइप के आइडियाज़। क्योंकि अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप इस तरह फास्ट ट्रैक देते हैं, फास्ट ट्रैवलिंग देते हैं, तो ये ज़रूरत है ज़िंदगी की। आपको 3-4 दफ़ा यहाँ हुकूमत मिली है और आपका हक भी है हुकूमत यहाँ करने का, तो आप डिलीवर भी तो करें। अवाम का भी तो आपके ऊपर हक है या नहीं है, सिर्फ बातों से बातें तो नहीं बनेंगी। ठीक है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया माजी की हुकूमतों ने, फेडरल गवर्नमेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है बिल्कुल उसके असरात भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट को मुश्किलात पेश आती हैं काम करने में। मगर आप अपना काम भी ज़रूर कीजिए, तो ताकि जो है वो हों। अभी क्योंकि गवर्नमेंट को रिसेंटली मोहतरम वहाब साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं और काम करना चाहिए, और काम हो भी रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं हो रहा। तो ब्लेम गेम को छोड़ें, काम की बात करें तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ताकि आवाम को पता चले। दूसरा जो मसला पीटीआई का है वो तो देखें, उनको वाकई वो अभी अपनी वाह करने के लिए जी हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, 3 साल के बाद उनको ख्याल आया, स्टार्ट कर दिया, और ये अभी स्टार्ट उन्होंने तो काम तमाम कर दिया ना। अब तो पेट्रोल की प्राइस अब जो जिस जगह तक उन्होंने पहुंचा दी है वो तो अब किस्सा ही खत्म हो गया। अब तो मेरे ख्याल में अब इससे ज्यादा तो और कुछ कहा ही नहीं जा सकता भाई। अब अजीब किस्म में, अभी देखिए शुगर की बात है, जैसे माफियाज की बात की, अब क्या है ये माफियाज उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं भी हैरान हूँ, ये भी यही कह रहे हैं माफियाज अब आप देखिए अभी जो उन्होंने इम्पोर्ट की शुगर इम्पोर्ट की है वो 100 से ऊपर की कहानी है सारी। बताइए, हम लोग जनाब ये इतनी सब्सिडी देंगे, हम ये करेंगे, आप इस तरह करके तो आप जो प्राइवेट सेक्टर को तो आप ज्यादा मौका दे रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में वो कौन सी शुगर मिल्स हैं जो आपके अलाइज थे, जो आपको इलेक्शन में वो सपोर्ट करते हुए आए थे, और बाद में डिस्प्यूट हुए, बाद में फिर भी इंटरनली तो आप लग रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ये कि पिस्ती कौन है, पैसा किसकी पॉकेट से जाता है? या तो वो फालतू बंदा है, फजूल है कि 1 घंटा आधा घंटा एक दिन लाइन में खड़ा रहे 1 किलो 2 किलो चीनी लेने के लिए, CNIC दिखा के 10-20 रुपए कम रेट में चीनी लेने के लिए, यानी कमाने ना जाए। दूसरा आप दस्तरखान बिठा दें, खाना खिला दें, बस दैट्स ऑल, यही रह गया। पेट भरना है, उसके अलावा पेट तो जानवर भी भरते हैं। ठीक है, उनका भी अल्लाह ताला असबाब कर ही देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो तो हो जाएगा। आपने क्या उनका माइक्रो लेवल पे आपने काम दिया। महंगाई देखें, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के मामलात हैं ये, उसी से के बड़े इम्पैक्ट आते हैं और वही कंट्रोल कर सकती है। मगर जहाँ तक तरक्याती मामलात हैं विद इन जो फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतें हैं या जो लोकल गवर्नमेंट हैं, उन्होंने जो काम करने होते हैं वो करें। बिल्कुल, हमने कई दफ़ा ऐसे सीन देखे जनाब, जैसे कि अवान साहब ने बताया कि लोग बोरियों में मिट्टी भर के जो है वो नालों में डालते, ये भी होता रहा है, बंद करते रहे ताकि पता चले इनको।
कुछ क्योंकि पार्टियों का, क्योंकि असल बात होती है टांग खींचना। जी जी, ठीक है, एक दूसरे की कचरा उठा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं जी। वहाँ बातों का लोकल आ जाते हैं लोग, आके कहते हैं। हमने ऐसे भी देखा, ऐसी वीडियोज भी सामने आई कि जनाब अगर KMC जो है सफाई करके डस्टबिन भर रही है, तो बल्दियात के जो महकमे हैं, सॉलिड मैनेजमेंट, अगर वो पिक कर रहा है वहाँ से, तो पता चला वो पहला डस्टबिन आधा गिरा रहा है, आधा पिक कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये भी ना हो, यानी कि एक दूसरे को काम करने ही नहीं दिया जा रहा है या किया नहीं जा रहा होता। तो ये चीजें तो दोनों साइड से है ना। तो लिहाजा अवामन नास का दिल जीतने के लिए इस वक्त जो वाहिद हल है वो काम करना है। बिल्कुल ठीक है। आप बेवकूफ अब नहीं है लोग, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं कर रहा। अब समझ में आ, देखें वही बात है, हाँ कोई भी करने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत ने तो खैर हाथ ही उठा लिया, उन्होंने कहा इनको छोड़ दे। मगर ये है कि शायद नीयत उनकी है करने की, हो सकता है कि रुकावटें नहीं, नीयत तो नहीं है, ये बात तो तय है कि कोई और ही मसला है। पहले तो हम बात करते थे कि शायद अहलियत की बात करते थे, लेकिन अब तो मामला कुछ और ही समझ में आ रहा है। वैसे आज तो मौका नहीं था, वरना जितने सवालात रात से अब तक आए पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने के ऊपर, वो अगर पढ़ के यहाँ पे सुनाना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में चैनल ही बंद करना पड़ जाएगा। जिस तरह के लोग इस वक्त, लोगों की राय जो है, हर चीज पे इनके असरात हैं। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा लीड करती है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज के असरात जो हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बिल्कुल ठीक है। अख्तर भाई, वक्त क्योंकि अब खत्म हो गया, क्योंकि मामला ऐसा था कि इसके ऊपर आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, तज्जिया आपका बड़ा इसके ऊपर ज़बरदस्त रहा, तो इंशाल्लाह आगे आपको ज़हमत देते रहेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। नहीं मेहमान, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया, यहाँ पर हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पे शरीक हुए और मुख्तसर वक्त में हमने कुछ मामला के ऊपर बात की। यकीनन लोग जो जज्बात हैं मैसेजेस के ज़रिए वो हम तक पहुँच रहे हैं, और जैसे मैंने कुछ देर पहले अभी यहाँ पर अर्ज़ किया कि अगर वो पैगामात पढ़ के सुनाना यहाँ पे शुरू कर दिए जाएँ तो शायद फिर चैनल की जो है वो ना चल सके। तो ना ये इस वक्त सूरत हाल है। आगे जाकर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जो महंगाई है, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाकर, अब ये बात क्योंकि अब थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आएंगे। और जिस तरह सोशल मीडिया पर ये जो बयानात दे रहे हैं, इसके ऊपर अब खुलकर जो है वो बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, और ख़ास तौर पे ये जो पैसे बढ़ाने का जो सिलसिला जिस तरह जारी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह के बाद।